Hello dear guys, welcome to the YouTube channel of Your Success Center. Ranchi, I am Mukesh Upadhyay, teacher of English. In today's session, I am going to discuss the syllabus of English. We know that this is the time of pandemic, that's why in order to keep in contact with the students, it is necessary for us to conduct online classes. That's why we are just trying our level best to give some tips to the students and also to continue their study. So in today's session I am going to discuss the syllabus of English and this syllabus is especially for banking and SSC. तो आज के syllabus में डियर हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे कोर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बस नॉमिनल होते हैं, वो देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिखा, यहाँ पे दो सेक्शंस में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन है और दूसरा सेक्शन ग्रामर सेक्शन है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रैंडमली स्टडी करोगे, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने में तैयारी करना है इंग्लिश का, तो आपने क्या किया कि ग्रामर पोर्शन शुरू कर दिया। ग्रामर पोर्शन में अपने लेवल से जितना भी होता है आपने स्टडी किया, बड़े बड़े वॉल्यूमिनस बुक्स भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ग्रामर सेक्शन को पढ़ते जाते हो और आपका वो एक लंबा समय तक स्टडी करते हो और फिर आपका जब क्वेश्चन बनाने की बात आती है तो क्वेश्चन आप बना नहीं पाते हो। इसके पीछे कारण ये होता है कि आप केवल इसी सेगमेंट को लेकर आप चल रहे हो, इसी सेक्शन को लेकर चल रहे हो, आप इस सेक्शन पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना है कि दोनों ही सेक्शंस को आपको इक्वली लेके चलना है, क्योंकि वो ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स होते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और जहाँ ग्रामर जो है ये कहा जाता है कि इंग्लिश का ये फंडामेंटल्स है, यहाँ पे यानी ये बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके बेहतर करते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन की, तो अपने आप में ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो आपने यहाँ पे लर्न किया उसको ब्यूटीफाई करने में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज ग्रामर सेक्शन के साथ साथ आपको लैंग्वेज सेक्शन भी लेके चलना है। अगर आपने ग्रामर सेक्शन शुरू किया है तो आपको लैंग्वेज सेक्शन के कुछ पोर्शंस को आपको वहाँ पे लर्न करना चाहिए और प्रैक्टिस सेट्स जैसे होते हैं उसको ही बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट्स तो हम लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं तो 2-3 महीने के बाद बनाएंगे, 4 महीने के बाद बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर ग्रामर सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो याद रखिएगा लैंग्वेज सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और इस सेक्शन में आपका वोकैब बहुत मजबूत होना जरूरी है। वोकैब पर ही ये पूरा सेक्शन आपका टिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप पैसेज कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, पैसेज कॉम्प्रीहेंशन कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का, चाहे एनडीए का, चाहे स्टेट लेवल जेएसएससी होता है, बिहार का भी अपना स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे देखते हैं। कमीशन में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे पैसेज कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज कॉम्प्रीहेंशन को इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए कॉम्प्रीहेंशन इसका मतलब ये होता है समझ। तो आपको क्या करना है कि इसको जितना जल्दी हो सके आपको छोटे छोटे पैसेज को, जितने भी पैसेज होते हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते चलिए, कॉम्प्रीहेंड कीजिए, यानी उसको समझने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे, तो वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे इम्प्रूव क्या होगा, आपका वोकैब बढ़ता जाएगा। वोकैब बढ़ने से ये पोर्शन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन को याद रखिएगा, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये किसी भी एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जैसे पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आपको आइडिया है कि भाई पैसेज रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बैंकिंग पैटर्न की बात करें तो बैंकिंग पैटर्न में क्या होता है कि पैसेज से ही वोकैब आपके दिए रहते हैं। तो ये आपको फायदा हो जाता है कि मान लिया पैसेज से दिया हुआ है तो उसका जो है सेंस लेकर के हम लोग वहाँ पे उसको सॉल्व कर देते हैं, ये तो ईजी होता है। एसएससी पैटर्न में क्या होता है कि वोकैब आपका इंडिपेंडेंट दिया जाता है, सिनोनिम्स आपके जो इंडिपेंडेंट रहते हैं वो इंडिपेंडेंट दिए रहते हैं, पैसेज इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लोज टेस्ट में क्या है, क्लोज टेस्ट में आपका एक पैसेज रहेगा, पैसेज में 5 या 10 वर्ड्स आपके मिसिंग रहेंगे। तो जो मिसिंग वर्ड्स रहेंगे तो उनको आपको क्या करना है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए उन्हीं ऑप्शंस में से आपको ऑप्ट करना है और उसको फिर यहाँ पे फिल करना है। तो इसके ट्रिक्स होते हैं, याद रखिएगा पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का भी ट्रिक्स होता है, क्लोज टेस्ट का भी होता है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको हम आगे बताएंगे।
नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड सेंटेंसेस। पहले क्या था, अगर 2019 से पहले की हम बात करें तो बैंकिंग में आपने देखा था कि वहाँ पे जो है सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट आता था, वो प्रॉपर सीक्वेंस में जम्बल्ड रहता था, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में उसको रीअरेंज करना होता था। तो अब क्या है, 2019 में हमने देखा कि वर्ड्स का भी रीअरेंजमेंट आपके बैंकिंग में आ गया। एसएससी में तो वर्ड्स और सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट है ही, तो याद रखिएगा, इसको ही बनाइएगा, तो इससे भी लैंग्वेज आपका काफ़ी इंप्रूव होगा, प्लस आपके एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फिलर्स की बात करें तो फिलर्स में क्या होता है, फिलर्स में दो तरह के फिलर्स होते हैं, एक सिंगल फिलर होता है, एक डबल फिलर होता है। एक जगह पे एक सेंटेंस में एक ही वर्ड आपको वर्ड फिल करना है, या फिर प्रीपोजिशन में तो वर्ड्स रहेंगे, मैंने एक ही जगह फिल करना है। डबल फिलर्स में दो जगह पे आपको फिल करना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डबल फिलर्स आपके बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर सिंगल फिलर तो आसान है, डबल फिलर टफ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंगल फिलर हो सकता है कि आप वहाँ बना ना पाओ, लेकिन डबल फिलर में फ़ायदा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक जगह जहाँ फिल कर रहे हो वहाँ पे आप पकड़ नहीं पा रहे हो पहले वर्ड से, तो हो सकता है कि सेकेंड फिलर में सेकेंड वर्ड से आप वहाँ पे उसको जो है आप ऑप्ट करके आप वहाँ बना पाते हो। तो याद रखिएगा डबल फिलर इजी होता है। बाकी हम आपको ट्रिक्स इसमें भी बताएंगे, ये भी ट्रिक्स इसमें है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड्स मोस्ट सिमिलर और अपोजिट इन मीनिंग। याद रखिएगा, ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, खास करके आप देखिएगा बैंक पीओ के एग्जाम में वर्ड्स मोस्ट सिमिलर या अपोजिट वाला जो रहता है ये आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लिया 4 वर्ड्स यहाँ आपका दिया गया है। पहला वर्ड है आपका प्लेथोरा, ए में, बी में दिया रहेगा मैग्नेनिमस, सी में दिया रहेगा इंजेनुअस, और डी में दिया रहेगा, मान लिया जाए कोई भी वर्ड आप ले सकते हो, सरप्टिटियस। ठीक है, ये 4 वर्ड्स यहाँ पे है। तो पहला वर्ड में मान लिया कि यहाँ पे प्लेथोरा एक वर्ड को लेना था जो ऑप्शन में सिमिलर में नहीं लिया, यहाँ पे अबांडेंस को लेते हैं, तीसरा इंजीनियस लेते हैं, और चौथा आपका इंजेनुअस को लेते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स में से आपको सिमिलर वर्ड को फाइंड करना है। याद रखिएगा, इसमें या तो वर्ड मीनिंग में सिमिलर रहेंगे या अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, इस तरह के आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आप वहाँ पे देखेंगे सिमिलर वर्ड में कौन है या अपोजिट में कौन, उसको ऑप्ट करना है। तो आप जैसे मैंने बताया था प्लेथोरा अबांडेंस, यानी ए बी का ऑप्शन आपका जाएगा, तो वो जो पहला ऑप्शन में भी दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बैंकिंग एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड। याद रखिएगा, इसका जो है जो क्वेश्चंस में एग्जाम में जो क्वेश्चंस की बात आती है, तो याद रखिएगा ये बैंकिंग पैटर्न है। ये बैंक के एग्जाम्स जितने भी होते हैं, चाहे IBPS हो, PO हो, क्लरिकल एग्जाम हो, चाहे SBI क्लरिकल, SBI PO, तो उसमें ये पूछा जाता है। पहले आपका क्लरिकल एग्जाम में ही पूछा जाता था, अब PO में पूछा जाता है, इसमें PO में ही पूछा जाता है। अब इसमें खासियत एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही ईजी होता है। इसको करने के लिए जो है हमें यहाँ पे होमोफोन्स को पढ़ना होता है। होमोफोन्स अगर आपके पास अच्छा खासा मान लिया कि 60-70 अगर आपने कलेक्शन कर लिया है, तो ये फिर आपको आसानी से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बैंकिंग के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे आप जानते हो SSC में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। और अगर आप CHSL चाहे आपका CGL की बात करोगे, तो वहाँ पे CGL में तो नंबर में लार्ज नंबर में ये पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छा से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे देखिए, आप बोलिए कि सर ग्रामर पोर्शन का पार्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चूंकि ये आपको वर्ड के क्लास में रखा गया इसलिए है क्योंकि आपको इसे याद करने होते हैं, याद कीजिएगा तभी आपको क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जनरली कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मान लिया ब्रेक है, तो ब्रेक के साथ अब लग गया, तो ब्रेकअप मतलब क्या होता है, तो भंग हो जाना। तो ब्रेक इन क्या होता है, तो गिव इन का मतलब क्या होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब में होती है, इसका भी एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, आपको इसको लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे जाते, SSC के एग्जाम से पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि SSC के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई भी SSC के एग्जाम होता है, कम से कम 1 या 2 पूछा ही जाता है। और जहां तक बात है CGL की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम्स होता है, तो उसमें तो ये अच्छा खासा पूछा जाता है। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप हमेशा लर्न करते रहिएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इन दोनों की अगर बात करें तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमने शुरू में ही कहा था कि लैंग्वेज सेक्शन को बेहतर करना है तो वोकैब पर कमांड कीजिएगा। वोकैब कमांड कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, एक अच्छे लेवल तक आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। और रही बात वोकैब की बात है, तो सिनोनिम एंटोनिम्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर वर्ड को तो याद करना बड़ा कठिन होता है, ग्रामर पोर्शन में तो अपने सब लर्न कर लेते हैं, लैंग्वेज में अपने कुछ बना लेते हैं, बट जहाँ तक वोकैब की बात है सर, तो वोकैब हमें याद ही नहीं होता है। तो डियर मैं आपको बता दूँ, वोकैब के लिए टेंशन
टेंशन नहीं, वोकैब के लिए अच्छी खासी हमारे पास ट्रिक्स रखे हुए हैं। हमने 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स को कोडिंग करके हमने स्टूडेंट्स को लर्न यहाँ पे सिखाया है, टीच किया है। और हम आपको यूट्यूब में हम जितने भी सेशंस होंगे उन सेशंस में हम कुछ खास सेशंस में हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ जो है कोडिंग वाले वर्ड्स आपको हम दे दें। तो अब सवाल यहाँ पे आता है, सर आप तो बोल दिए बट एक आप करके हमें दिखाइए। तो चलिए हम आपको एक सिर्फ एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वर्ड है एक्सोडस। अब एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है? तो आपको तो जैसे मान लिया कि आपको तरीका आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, लर्न करोगे। एक्सोडस मीन्स डिपार्चर, 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 इस तरह आप याद करते रहोगे। प्रस्थान, तो इसका मीनिंग होता है कई लोगों का समूह में पलायन। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, कोडिंग में कर दिया है। हमेशा याद रखिएगा किसी चीज़ का कमजोरी होता है, तो इस वर्ड का भी अपने कमजोरी है। कमजोरी का इन संधि विच्छेद में इसको बांट दीजिए यहाँ पे। एक्सोदस, एक्सोदस, 110, 110, 110, ठीक है, 110 हो गया। अब क्या है, इसको हम तोड़ दिए। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे कि रांची से हर महीना लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए जॉब की तलाश में प्रस्थान करते हैं, यानी डिपार्चर करते हैं। यानी 110 लोग हर महीना दिल्ली, रांची, दिल्ली, पटना, कोलकाता, मुंबई इत्यादि जगहों के लिए प्रस्थान करते हैं। तो एक्सोडस का मतलब क्या हो गया, प्रस्थान, यानी डिपार्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट हम अगर देखें यहाँ पे एक रिडिक्यूलस वे में देखें, तो रिडिक्यूलस वे में ध्यान दीजिएगा। अब मेम का करना है, मेम का मतलब होता है अंग भंग करना, दूसरा घायल करना। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं। स्कूल में बच्चे, स्कूल में मैम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मार मार के अंग भंग कर देते हैं। ठीक है, अब कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में मैम लोग सीधे नजरों से यहाँ घायल कर देते हैं। तो मैम का मतलब क्या हो गया, अंग भंग करना और घायल करना। तो ध्यान दीजिएगा, ये पर एक मैंने केवल एक स्नैपशॉट बताया है, एक बस नॉमिनल चीज़ें बताई है। याद रखिएगा मेरे पास 10,000 से ज़्यादा कोडेड वर्ड्स है, इस तरह के हम सिखाते हैं। और जब यहाँ पे हम उसको स्पेशली इसको कराएंगे तो उसको और एंथुजियास्टिक वे में हम करेंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे होमोफोन्स की। तो याद रखिएगा, वन सेकंड में बोल दूं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेने हैं। नेक्स्ट हमारा होमोफोन्स है। जैसे मैंने कहा था कि होमोफोन सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स रहेंगे। प्रैक्टिस PRACTICE, PRACTISE, सेम साउंड वाले वर्ड्स है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। तो वो जो चीज़ होता है आपका होमोफोन्स के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग लर्न करेंगे, आगे देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो होता है ये वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी कराता है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे पोटेंट। पोटेंट यहाँ पे वर्ड है, तो पोटेंट का मतलब आपको हो सकता है पता हो। तो पोटेंट का मतलब आपको पता है ये कि शक्तिशाली होता है, ठीक है, माइटी होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है इम्पोर्टेंट। अब बोलोगे, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर इम्पोर्टेंट क्या होता है। देखिए पोटेंट का मीनिंग मालूम है बट इम्पोर्टेंट का मीनिंग नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के माध्यम से जो वर्ड फॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ पे लैक कर जाता है। याद रखिएगा, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, इंपॉर्टेंट नपुंसक। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है जो हम बताएंगे आपको वर्ड फॉर्मेशन में, जो मॉर्फोलॉजी के अंडर इसमें स्टडी होता है, उसको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड मिसयूज्ड वर्ड्स। इसमें क्या है कि एक ही वर्ड जो है, आप देखिएगा एक वर्ड से कई मीनिंग होते हैं। जैसे बैंक का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, देन बैंक का मतलब नदी का किनारा होता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें बताने पड़ते हैं, जो कि आपको बताएंगे। देन इसमें और भी आगे देखिएगा, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मान लिया कि किसी को शोर का मीनिंग पता है, देन बीच का मतलब क्या होता है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं कंफ्यूज मिसयूज्ड वर्ड्स में हम लोग यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ आगे बता दें कि ये इन पोर्शंस जो मैंने बताया यहाँ पे, स्पेशली इन चीज़ों में अब ये देखना है कि बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स को किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो याद रखिएगा, पैसेज, क्लोज, रीअरेंज और फिलर्स, ये चारों जो है आपके, ये बैंकिंग और SSC दोनों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड फॉर वर्ड्स मोस्ट सिमिलर अपोजिट इन मीनिंग, देन रॉन्गली स्पेल्ड एब्रिविएटेड वर्ड जो है ये आपके केवल बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, SSC के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। देन आपको यहाँ पे ये जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस सेट में रहेगा भी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेने हैं। बट यहाँ पे जो सिस्टम से जो स्टडी करने होते हैं कि होमोफोन्स को करना है, तो आपको भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इडियम्स, फ्रेजेस, देन फ्रेजल वर्ब्स। अब याद रखिए, इडियम फ्रेजेस केवल SSC के एग्जाम में आता है। फ्रेजल वर्ब तो सबको स्टडी करने होंगे।
देन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन केवल ये एसएससी में आता है। नेक्स्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एसएससी बैंक के लिए होमोफोन्स भी आपको करने होंगे, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे आप समझ लीजिए बैंक और एसएससी दोनों में ही करने होंगे। अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने शुरू में बताया था कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जो है बेसिक चीजों को वो क्या करता है, आपका इंप्रूव करता है, ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उस आपके लैंग्वेज को, इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका जो है ये लैंग्वेज सेक्शन आपको हेल्प करता है। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखिए कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ फैमिली क्या होता है, ये सारा चीज हम डिस्कस पूरी तरह अच्छा से करेंगे। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपके पास इसका क्लियर कंसेप्ट होगा, तभी आप आगे बहुत सारी चीजों को लर्न कर पाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन स्लैंग। याद रखिएगा इस चैप्टर से कोई भी जो एग्जाम्स होते हैं, खास करके एसएससी में जो है अक्सर एक न एक क्वेश्चन आता ही है। आप सोचिएगा यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो है आपके ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन चैप्टर आपको मिलेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा ये बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट से इसको उठा करके जो है मतलब खिचड़ी की तरह से तैयार किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है, ब्लंडर का मतलब ही ग्रेट मिस्टेक होता है। तो आप यहाँ पे केवल ब्लंडर का यूज़ करेंगे। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे मान लिया बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बाय मिस्टेक जो है वे लोग बोलते हैं कि ही डिड अ मिस्टेक, तो वहाँ डिड का प्रयोग नहीं होगा, मिस्टेक के लिए मेक का प्रयोग होगा। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ लर्न करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें जिसे हम लोग यहाँ पे कॉन्कॉर्ड भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सिंटेक्स कहते हैं, जबकि सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स का ही पार्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखिएगा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छा से लर्न करेंगे। नेक्स्ट है टेंस। याद रखिएगा टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर शुरू में ही टेंस अब पढ़ाइए, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक्स बताने पड़ते हैं। टेंस अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो टेंस कंसेप्ट क्लियर होने से आपको सीधे वॉइस और नरेशन में हेल्प होगा। जैसे एसएससी में जो है ये एसएससी में ही ट्रांसफॉर्मेशन एसएससी के एग्जाम पूछे जाते हैं, आपके बैंक के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे याद रखिएगा अगर टेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो वॉइस और नरेशन आप आसानी से वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, और अच्छे तादाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे वॉइस से मान लिया 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, मेंस एग्जाम में। देन नरेशन से भी उसी नंबर से या थोड़ा आगे पीछे नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नाउन नंबर केस है, याद रखिएगा नाउन में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, कलेक्टिव नाउन पे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके जो भी जितने वर्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। नंबर तो खैर इंपॉर्टेंट ही है, नंबर आपका अगर नॉलेज नंबर पे, नाउन नंबर पे आपका नॉलेज है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको हेल्प करेगा। वो केस में बस थोड़ा बड़ा आप लर्न करो हो जाएगा। प्रोनाउन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रोनाउन के जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जितने भी इसके पॉइंट्स बताए जाएंगे वो सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे, जो हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो यहाँ पे, इसमें आप इसको देखिएगा प्रोनाउन चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव एंड डिग्री। एडजेक्टिव एंड डिग्री की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली ध्यान दीजिएगा डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिग्री का कंसेप्ट आपके पास अगर नहीं हो तो एडजेक्टिव के कंसेप्ट से आप बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हो, तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है वर्ब में नॉन फाइनाइट्स की बात करें। देखिए हमने मॉडल्स का चर्चा नहीं किया क्योंकि मॉडल्स बहुत ही नॉमिनल होता है, थोड़ा बड़ा बता देने से हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर नॉन फाइनाइट्स में जैसे जिरंड हो गया, पार्टिसिपल इंफिनिटिव हो गया, तो जिरंड से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लिया विद व्यू टू, ही वेंट टू मुंबई विद व्यू टू अर्न मनी, तो यहाँ पे विद व्यू टू स्टूडेंट सोचते हैं कि टू लगा हुआ है तो चलो भाई ये इंफिनिटिव है तो V1 ही जाएगा, बट ऐसा नहीं। विद व्यू टू जो यहाँ पे टू का ये प्रीपोजिशनल है, तो इसका मतलब है कि इरादे से, तो यहाँ पे जो है वो आपका जिरंड आता है, ही वेंट टू दिल्ली विद व्यू टू अर्निंग मनी, ये सेंस जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब इन्वर्सन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं, टीचर ही बताते हैं एडवर्ब का, लेकिन एडवर्ब के साथ जो इन्वर्सन होता है वो नहीं पता, या फिर वो पढ़ते ही नहीं है। इन्वर्सन क्या है कि किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड अगर, जैसे एग्जांपल बताता हूँ बहुत सारे इसमें है, जैसे हार्डली हो गया, स्केसली हो गया, नो सुनर हो गया, सो हो गया, एज हो गया, 2 माइल्स बियॉन्ड द हिल, दैट हिल हो गया, बहुत सारे हैं। तो अगर सेल्डम सेंटेंस शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेल्डम डू आई गो होम, ना कि सेल्डम आई गो होम। तो ये सारा इन्वर्सन में पढ़ेंगे, याद रखिए इन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ पढ़ने होते हैं। प्रीपोजिशन तो आप फिर जानते ही हो, प्रीपोजिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रीपोजिशन से ज़्यादातर उसमें जो एरर रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गए काम से सक्सीड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फंसोगे, तो इसको हम लोग अच्छा से लर्न करेंगे। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन में खास करके जो 3 टाइप्स होते हैं, जैसे मान लिया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पेयर में रहते हैं, तो वो उसको भी लर्न करने हैं, ठीक है। आर्टिकल तो खैर है ही, आप जानते हैं आर्टिकल में क्या है कि जो AN का एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे उसका प्रयोग होता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग,
छोटा बड़ा जो भी जो रहता है इसमें थोड़े बड़े बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आप यूँ कहो कि ये 40 मिनट्स का ये लेक्चर होता है, ये क्वेश्चन टैग खत्म हो जाता है। कॉमन एरर्स ये पूरे पढ़ने के बाद हम लोग कॉमन एरर्स पे इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम आपको पूरा पार्ट से इस चीज़ का इंट्रोडक्शन बता दिए हैं और आगे के सेशन में हम इसको पूरा जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ठीक है। तो यही तक है आपका, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।